ऐसा होता था कि जिसे नवाब की सवारी निकला करती थी। नवाब के पहले तो वहाँ जब नवाब ईद का वक्त मुकर्रर हो गया कि जब 7:30 बजे नमाज होगी, तो नवाब साहब जो थे वो 6:30 बजे नजरबाग से निकल जाते थे। नजरबाग वो जगह थी जहाँ पे नवाब रहते थे, उस जगह का नाम था नजरबाग। उसमें उनकी कोठियाँ थीं, अंदर सारी बेगमात की, उनके भाई भतीजों की जो करीबी थे वो वहीं रहते थे। सुबह को तोप चलती थी कि नवाब रवाना हो गए। अब नवाब रवाना हो गए तो जनाब वो वहाँ की जो फौज थी टोंक की, उसे लेके काली पलटन जो थी वो तोप खाने के लोग कहलाते थे, और दूसरी फौज वो जनाब आगे आगे मुख्तलिफ़ फौजी दस्ते होते थे, और बीच में नवाब की सवारी होती थी। नवाब की जो सवारी थी वो 8 घोड़ों की बग्घी थी, जिसके अंदर नवाब बैठा करते थे, और उसके अंदर वो खुली होती थी बिल्कुल बग्घी, और उसके अंदर वो गुजरते थे और लोग खड़े होते थे सड़कों के दोनों तरफ, सलाम करते थे, और नवाब झुक झुक के लोगों को वालेकुम सलाम कहते जाते थे। और जब ईदगाह पहुंच जाते थे तो फिर वहाँ तोप चलती थी कि नवाब अब पहुँच गए। उसके बाद जनाब फिर तोप चलती थी ईदगाह के अंदर कि नमाज अब शुरू हो गई। अब मौलवी साहब ने खुतबा शुरू कर दिया, और खुतबे के बाद फिर जनाब नमाज होती थी, नमाज की तोप चलती थी कि नमाज शुरू हो गई। फिर नमाज ख़त्म होने की तोप चलती थी कि नमाज अब ख़त्म हो गई। फिर नवाब जाते थे वापस दूसरे रास्ते से, और वो जब वहाँ पहुँचते थे नज़रबाग में, तो अब जो थे उनके रिश्तेदार अजीज़दार और जितने भी वो थे अहदेदार, वो नवाब को नज़रें पेश करते थे। तो नज़रें में कोई 10 रुपये दे रहा, कोई 5 रुपये दे रहा, कोई 1 रुपया दे रहा, कोई 2, और नवाब उन पर हाथ रखते थे, और उस वक्त जब तक नज़रें होती थी तोपें चलती रहती थी, धन धन धन। अब जनाब नज़रें हो रही हैं, नज़रें हो रही हैं, जब नज़र ख़त्म हो जाती थी फिर नवाब की तरफ से अब ख़त्म हो जाता था प्रोग्राम। फिर नवाब जो थे अंदर जाते थे महलात में बेगमात से मिलने। ये जनाब ईद थी। और बकरा ईद पर यह होता था कि जब नवाब ईद से वापस आते थे तो उसके नजरबाग के बाहर वाले नजरबाग के दरवाज़े के बाहर एक ऊँट की कुर्बानी होती थी। तो ऊँट जो है बंधा हुआ खड़ा होता था, नवाब आते थे उसकी बर्छा मारते थे गले पे, और बर्छा मार के चले जाते थे। उसके बाद फिर वो कसाई से ज़िबा करते थे। ज़िबा करने के बाद उसका सिर्फ जो ऊँट का कोहान और काट लिया जाता था, और बाकी छोड़ दिया जाता था। लोग लूट के ले जाते थे, अपनी अपनी छुरियाँ कुल्हाड़ियाँ लेके आते थे, और कोई 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 कुछ ले जा रहा है, कोई गर्दन ले जा रहा है, कोई टांग ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा हो। आधे घंटे में पूरा ऊँट लूट जाता था। हैरानी होती थी यार ये कैसे। हम बच्चे थे, हम देखा करते थे, क्योंकि असगर शाह साहब कोतवाल जो थे वो हमारे नाना थे, इसलिए वो हमारे पास 2 सिपाही खड़े कर देते थे कि बच्चों को देख ले तो भाई इनको कोई तकलीफ़ न पहुँचे। इस तरह से बस ईद होती थी, और वो वही नवाब की सवारी जाती, ये सवारी आती थी, ये होता था। और रमज़ान में तोपें चलती थी सुबह उठने के लिए कि भाई अब ये नवा टाइम हो गया। उसके बाद बंद होने के लिए वही टाइम बंद हो गया अब। और उसके बाद शाम को अफ्तार की तोप चलती थी कि अब अफ्तार का वक्त हो गया। ये था जनाब जब तक टोंक स्टेट रही। और उसके बाद फिर धीरे 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 जब हुकूमत ख़त्म हो गई तो फिर सारी चीज़ें ख़त्म होती चली जाएगी। मिलाद की भी तो बड़ी बड़ी महफिलें हुआ करती थी, हाँ मिलाद उसमें 7 दिन। लड्डू सुनाए बटते थे बहुत। मिलाद 7 दिन होता था, और पूरे नजरबाग को सजा दिया जाता था बल्बों से,
और लाइटों से, लाइटें जलती थी पूरे नजर बाग पे, और 7 दिन तक मिलाद शरीफ होता था। और मिलाद शरीफ के अंदर सबको लड्डू बढ़ता था, एक एक पाव का। हाँ सुना है मिलाद खलील होता था ना, हाँ मिलाद खलील। हाँ, नवाब साहब जो थे खलील उनका तखल्लुस था, इब्राहिम अली खां का। अच्छा। तो उन्होंने वो मिलाद शरीफ लिखा था, और उसमें इसलिए मिलाद खलील कहलाता था, क्योंकि खलील उनका तखल्लुस था। और वो नवाब भी थे, और जब तक बैठ के सुना करते थे, नवाब भी और पूरा ख़ानदान उनका, और आम पब्लिक भी आ सकती थी, किसी को पाबंदी नहीं थी। तो लड्डू सबको मिलते थे, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो। 7 दिन तक वो, उसके बाद ये होता था कि तमाम मदरसों की और तमाम दफ्तरों की लिस्टें बन जाती थी कि कितने बच्चे हैं आपके यहाँ, और दफ्तरों में कितने कितने लोग हैं। फिर उनके 7 दिन के लड्डू जो थे, वो उनको वहाँ मिला करते थे, चले जाते थे ओह दफ्तरों में। ज़बरदस्त। और स्कूल के बच्चे जो थे, वो स्कूल के आ जाया करते थे। हम जाते थे, अपने झोली में लिए लड्डू, और खाते हुए आ गए। ये था जनाब लड्डुओं का हिसाब। एक हफ्ता पहले से लड्डू बनने शुरू हो जाते थे, नज़र बाग में लड्डू बनते थे, अच्छा। और वो लड्डू बनाने वाले थे। हाँ भाई, बड़ा इंतजाम था। टोंक का कौरमा भी तो मशहूर है, हैं? टोंक का कौरमा टोंक का कहते। कौरमा, हाँ, टोंक का कौरमा भी बड़ा मशहूर है, और बहुत अच्छे किस्म का कौरमा पकाया जाता था। और बड़े बड़े जो दावतें होती थी, शादी ब्याह, उसमें कौरमा होता था। और मिट्टी का बर्तन होता था जिसमें खाया जाता था। ढबरिया कहलाती थी, ढबरी। और रोटियाँ गरम गरम पकती रहती थी, और ढबरिया में खाना लेते रहते थे जनाब। और बाल्टी के अंदर लिए वो साथ फिरते रहते थे, जिस ढबरिया में खाना कम हुआ और डाल दिया। अच्छा। कौरमा वहाँ का मशहूर था, टोंक का। और बाकी बस सीधे 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 लोग थे, नखरे वखरे नहीं थे, भले भले लोग थे, सीधे सीधे। अच्छा। अच्छा ये रईस मियाँ से आपकी दोस्ती थी, रईस मियाँ। रईस मियाँ मेरा चचाजाद भाई था भाई। अच्छा। रईस मियाँ हबीबुद्दीन साहब का के बड़े बड़े भाई का बेटा था। और बचपन से हम साथ खेले, साथ पढ़े, साथ दिखे। और मेरा शरफुद्दीन खां। चचाजाद भाई था। बचपन से हम जाया करते थे अलीगढ़ में उनके घर में। अच्छा। बहुत अच्छी तरह दोस्ती थी हमारी। उसके बाद फिर हमारी खालाजाद बहन, उससे भी शादी हो गई, तो और भी कुर्बत हो गई। तो बेचारा मर गया जल्दी, अल्लाह रहम करे, अल्लाह से बख्शे। अच्छा और भाई मियाँ के घराने से। भाई भैया का घराना तो भाई, वो तो घर क्या था उनका घर तो कबीला गाही था। यानी कोई टोंक में शहर में जिसका कोई रिश्तेदार ना हो, कोई आ जाए नया आदमी, रक्षा वाला बेबुद्दीन खां के घर जाके छोड़ देता था, और उसके नहीं पूछते थे वो कौन हो क्या हो। अच्छा भाई, उसके लिए बिस्तर लग जाता था, खाने का बंदोबस्त हो जाता था। चाहे वो 10 दिन रहे, 20 दिन रहे, उससे नहीं पूछते थे कि तू कब जाएगा क्या होगा। और रोज शाम को उनकी महफिल लगती थी, उसमें तमाम जो वहाँ के दिल साहब शायर थे, और जो दूसरे वो शायर थे। कैफ भोपाली भी तो हर वक्त रहते हैं उनके यहाँ। हैं? कैफ भोपाली। कैब भोपाली तो 3-3 महीने, 4-4 महीने रहता था। उनका तो ये था, शाम को सारे 2-4 और शायर जो थे, उनकी महफिल लगती थी रोज़ाना। और बड़े खूब खूब आदमी थे, अल्लाह बख्शे। और शादियाँ कराने का भी उन्हें शौक़ था। इसका पता चला कि इसकी शादी नहीं हुई, और लड़के को पकड़ा, लड़की को पकड़ा, और बहुत बहुत शादियाँ कराई उन्होंने। जफ़र मियाँ की शादी भी ऐसे ही कराई। जफ़र मियाँ यहाँ से गए हुए थे पाकिस्तान। हाँ। जफ़र मियाँ कहते हैं मुझे पता नहीं, सुबह रात को, और रात को 1 बजे वो आई मानी जान, और वो कहने लगे कि भाई जफ़र, कल तुम्हारी शादी,
मैं बड़ा हैरान परेशान क्या है, क्या हो, शादी का क्या है और क्या हो गया? कह रहे बस चुप हो गए। हाँ, वो हमारी अम्मी की भी ऐसी कराई थी। तुम्हारी अम्मी की भी ऐसे कराए? हम्म। तो उनको पता नहीं। इसकी शादी फारूक खान की भी ऐसी कराई थी। हम्म। बहरहाल वो लोग बस सादा लोग थे ना, तो जैसा चाहते थे बस हाँ, हो जाए सब काम। भाई चूँकि ये ये बच्चियाँ यतीम थीं, भाई की बच्चियाँ थीं। हम्म। तो उनके वालिद जो थे शमसुद्दीन खान अल्लाह बख्श, वो बहुत ही कमाल के आदमी थे। जब तक हुकूमत रही नवाब की, वो नवाब के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें देते थे अंग्रेज़ों को, तो वो टोंक में नहीं घुस सकते थे। और तो अलीगढ़ के पास आमली एक जगह थी आमली, हाँ। जो उसकी जयपुर की थी, वो वहाँ रहा करते थे। छुपते छुपाते कभी रात को आ जाते, मिल जाते, फिर वहीं चले जाते थे। नवाब ने पाबंदी लगा रखी थी कि शमसुद्दीन खान आए क्योंकि वो नवाब के ख़िलाफ़ दरख्वास्त देते थे। कोई हुकूमत जो बदतमीजियाँ होती हैं नवाबों की वो होती थी, वो उनको नागवार होती थी, वो दरख्वास्त दे दिया करते थे। अंग्रेज़ पूछता था उनसे तो उससे वो समझते थे कि भाई अंग्रेज़ और नवाब कहता था यार ये शमसुद्दीन खान आया बस। शमसुद्दीन खान बड़े मज़े के आदमी थे दादा। वो अल्लाह बख्शे जुमे की नमाज में खड़े हुए, नमाज के बाद कहने लगे देखो भाइयों, उनके हबीबुद्दीन चचा के मेहमान आते थे तो 6-6 महीने से आते रहते थे। तो कहने लगे आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेहमानों को हिदायत दे कि अब वो अपने अपने घरों को चले जाए। और अच्छा। उसके बाद एक जुमे को कहने लगे कि देखिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि एक साहब है जिन्होंने मुझसे कर्ज़ लिया हुआ था और उन्होंने अभी तक कर्ज़ वापस नहीं किया है। अगर उन्होंने अगले जुमे तक कर्ज़ वापस नहीं किया तो मैं आपको उनका नाम बताऊंगा। इस अच्छा, कस्म की अच्छा। अच्छा, आपका घर कहाँ था टोंक में, किस जगह था? हमारा घर 5 बत्ती में था। अच्छा, 5 बत्ती में। खाली अच्छा, पलटन का इलाका कहलाता था मोहल्ले के हिसाब से। अच्छा। अच्छा, 5 बत्ती में था, 5 बत्ती के साथ ही बिल्कुल कोने पर घर था हमारा। पहला अच्छा। घर हमारा ही था। अच्छा, अच्छा। अहमद मंजिल के नाम से घर था हमारा। हमारे मेरे नाम पर रख दिया था नाम। अच्छा, और कोई बात, कोई किस्सा? मैं बस वहाँ बस लोगों को शिकार का शौक़ था, कुछ मछली के शिकारी थे जो मछलियाँ शौक़ से पकड़ के लाते थे, खाते भी थे, बिकती भी थी। कुछ लोग शिकार के शिकारी, बंदूक के शिकारी थे। हम भी बंदूक के शिकारी थे, हमारे आबा भी बंदूक के शिकारी थे। घर में 4-5 बंदूकें थी, हम लोग जाया करते थे शिकार और अब्बा ले जाता था। और अब्बा के दोस्त मुंशी अय्यूब उनके साथ जाता था क्योंकि हमारे यहाँ घोड़ा ताका था तो उससे अपने लिया कर उसको और ड्राइवर को लिया और चले गए। कोचवान कहलाता था अच्छा, जो। लेके जाता था। जो मतलब ये कि जैसे गाड़ी का ड्राइवर होता है तो उसका कोचवान होता है। हाँ, कोचवान से कह दिया ले जाता था। रईस मियाँ भी बड़े शौकीन थे, सुना है। हाँ रईस से और बहुत खुश और शौकीन थे। तो एक वाक़या बता रहे थे जफ़र मामू के, रईस मियाँ के साथ शिकार पे चले गए, उन्होंने जैसे ही गोली चलाई तो चारों तरफ लोग आ गए, इकट्ठे हो गए, और कहने लगे, देखा तो फिर कहने लगे वो कि सब डंडे लेके आ गए हिंदू। तो वो कहने लगे, फिर उन्होंने देखा, कहने लगे, अरे शरफू मियाँ जो छोरो आज, शरफू मियाँ जो छोरा। तो फिर चले गए सब। हाँ एहतराम था। हाँ, हिंदुओं के इलाके में ज़्यादातर शिकार नहीं करते थे, ज़रा हट के करते थे ताकि उनकी अच्छा, आबादी से हट। अच्छा। चले, बस आपने बहुत 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 आपका शुक्रिया है कि आपने टाइम दिया और आपसे बातचीत हो गई। बहुत सारे लोग खुश होंगे देख के आपको, और हम भी
जब दिल चाहेगा, क्योंकि मैं मेरी परसों की वापसी है बुध की, तो मैं इंशाल्लाह फिर लेकिन दिसंबर जनवरी में फिर इंशाल्लाह आऊँगा, तो फिर आपसे मुलाकात होगी। इसलिए मैंने कहा चले मुलाकात भी हो जाए और इसी बहाने आपसे जो है ना बातचीत भी हो जाएगी। चलो, चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।